इतिहास में रुचि रखने वाले और न रखने वाले सभी महानुभावों के लिए मैं आज इस विषय पर चर्चा करना चाहूँगा कि इतिहास का अध्ययन सबके लिए क्यों आवश्यक है। क्यों सभी लोगों के लिए इतिहास जानना जरूरी है। पहले मैं एक सामान्य सी चर्चा करना चाहूँगा कि वास्तव में हमारे लिए चाहे वो इतिहास का विद्यार्थी हो या इतिहास का विद्यार्थी न हो, चाहे वह इतिहास में रुचि रखता हो या उसकी रुचि इतिहास में न हो, दोनों के लिए क्यों इतिहास आवश्यक है, इतिहास को जानना क्यों आवश्यक है। सामान्यतया लोग ये सोचते हैं कि इतिहास जो विषय है वो कुछ जो युद्ध हुए हैं अतीत में, उन युद्धों की तिथियों को याद रखना या जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को क्रमबद्ध याद रखना, और एक प्रकार से इतिहास को एक बोरिंग सब्जेक्ट मानते हैं। ये इतिहास के प्रति उनकी जो ये धारणा है वो नितांत त्रुटिपूर्ण है। इतिहास को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि इतिहास जो है वो हर विषय का इतिहास होता है। अगर हमें किसी भी विषय के बारे में अध्ययन करना है या उसका अध्यापन करना है, उसको पढ़ाना है या पढ़ना है या उसके बारे में जानना है, तो पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि अब तक उस विषय में क्या हुआ है। अगर हमें किसी विज्ञान के विषय को पढ़ाना है तो हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि अब तक क्या पढ़ाया गया है। अब तक अगर हमें किसी विषय को पढ़ना है तो हमें स्वयं यह जानना पड़ेगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। अन्यथा क्या हो जाएगा, जो हमने पढ़ा है उसी को अगर हम दोबारा पढ़ें तो रिपीटिशन हो जाएगा। तो ये पढ़ने पढ़ाने का भी एक प्रकार से इतिहास जानना जरूरी है कि अब तक हमने क्या पढ़ा है या क्या पढ़ाया है। इस तरह इतिहास का अध्ययन प्रत्येक के लिए आवश्यक है। आम जीवन में अगर उसको आगे बढ़ना है किसी भी क्षेत्र में, तो अपने बारे में स्वयं वो जानता है कि मैंने अब तक क्या किया है, और जो उसने अब तक किया है वो उसका अब तक का अतीत है, उसका अब तक का इतिहास है, और उसी के आधार पर वह आगे बढ़ता है। अगर किसी ने कला के विषय से स्नातक या स्नातकोत्तर का किसी भी विषय का स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर ली है, तो वो आगे का अपना जो कैरियर होगा, जो भविष्य होगा, उसी क्षेत्र में चुनेगा। ये नहीं हो सकता है कि उसने विज्ञान विषय से स्नातकोत्तर कर दिया या जूलॉजी बॉटनी से स्नातकोत्तर की परीक्षा पास कर ली और बिना दूसरे विषय का अध्ययन करके वो उस अध्ययन किए हुए किसी कला विषय के अध्ययन किए हुए उस फील्ड में जाना चाहे, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो उसका आगे का करियर होगा किस पे डिपेंड करेगा कि उसने अब तक क्या किया है। तो ये एक प्रकार से इतिहास ही है कि जो ये बताता है कि उसे क्या करना है, और वो किस पे आधारित होता है कि अब तक उसने क्या किया है, उसके इतिहास पर। इतिहास क्यों सबके लिए जरूरी है, जैसे मैं बताना चाह रहा था कि ये इस तरह यहाँ तक कि किसी भी बीमारी के बारे में भी अगर हम कोई बीमारी, अगर किसी को कोई बीमारी है और वो डॉक्टर के पास जाता है, चिकित्सक के पास जाता है, तो चिकित्सक भी पहले ये पूछता है कि उस बीमारी के लक्षण जाने जाता है कि अब तक क्या क्या सिम्टम्स हैं या क्या क्या उसके साथ क्या हो रहा है, कैसा वो फील कर रहा है, क्या उसको परेशानी है, क्या तकलीफ है उसको। जब वो यह जानेगा तभी वो उसका इलाज कर पाएगा, उस रोग का निदान कर पाएगा। तो ये इतिहास ही तो ये सब और क्या है। सामान्यतया फ्रांसिस बेकन एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा कि इतिहास हमको विवेकवान बनाता है। उन्होंने कहा है कि इतिहास हमें विवेकवान बनाता है, अर्थात इतिहास क्या करता है, हमको विवेकशील या हमें इतिहास सोचने की क्षमता देता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे। आप कल्पना करो कि आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपका ये डेली रूटीन का रास्ता है। अगर रास्ते में जैसे बरसात का मौसम इस बार रहा, इस बार कई जगह लैंडस्लाइड हुई और आप जा रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो गई, तो वो लैंडस्लाइडिंग जो जोन है, जो एरिया है, जो क्षेत्र है, जब भी आप वहाँ से गुजरेंगे तो आप सतर्क हो जाएंगे। तो जो घटना आपके सामने जो घटी, जो अतीत बन गया, जो इतिहास बन गया, उस घटना ने क्या किया, आपको सजग कर दिया।
आपको सोचने को मजबूर मजबूर कर दिया कि आप जब भी यहाँ से गुजरें तो थोड़ा आस-पास देख के जाएँ। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, अपने इंद्रियों का प्रयोग करें, निगरानी करें, देखें कहीं पत्थर तो नहीं गिर रहा है, कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कहीं सड़क धँस तो नहीं रही है। तो ये हमको क्या है, हमारे चक्षु खोल देता है इतिहास, या हमारी जो घटनाएँ, अतीत की घटनाएँ वो हमें सजग कर देती हैं। इसीलिए संभवतः फ्रांसिस बेकन ने कहा है कि इतिहास हमें विवेकवान बनाता है, हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है, फिर हम अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, और जब विवेक का प्रयोग करते हैं तो निश्चित हम विवेकवान बनेंगे। यही नहीं, बहुत सारी बातों में इतिहास हमको विभिन्न प्रकार से हमें क्या सपोर्ट करता है, विभिन्न प्रकार से हमारा मार्गदर्शन करता है। हम जब देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो नवयुवक हैं, अगर वो देखते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई होनहार बच्चा किसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो वो भी उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, उससे प्रेरणा लेते हैं। तो इतिहास हमको प्रेरित भी करता है। जो हमारे तमाम महापुरुष के उदाहरण हैं, चाहे वो अब्राहम लिंकन का उदाहरण हो, जिसकी विमाता ने उन्हें चूल्हे पर जो है, चूल्हे की आग में कोयले से लिखना पढ़ना सिखाया, और इस तरह कठिन परिस्थितियों में ज्ञान प्राप्त करके, पढ़ लिख करके वो एक संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में राष्ट्रपति बने। तो अपने आप में एक प्रेरणा जो हमें देता है, ये इतिहास ही तो है। हमारे पास हमारे तमाम महापुरुषों के उदाहरण हैं। साथ जी किस तरह नदी पार करते थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर आज कोई भी नौयुवक ये कहता है उसके पास संसाधन नहीं है, तो वो इन महापुरुषों से प्रेरणा ले सकता है कि उन्होंने किन कठिन परिस्थितियों में अध्ययन किया है, पठन पाठ ये पढ़ किस किस किन कठिन परिस्थितियों में उन्हें पढ़ाई की है। इसीलिए इतिहास का अध्ययन मैं समझता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यही नहीं, जब हम किसी विशेष क्षेत्र विशेषों में जाते हैं तो वहाँ भी इतिहास हमको बहुत कुछ सिखाता है। सामान्यतः मैं अपना जो ये शीर्षक है कि इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, उसको 2 भागों में उस पे चर्चा करना चाहूँगा। एक सामान्य जन के लिए और एक इतिहास के विद्यार्थियों के लिए। तो पहले मैं सामान्य जन के लिए इतिहास की चर्चा करना चाहूँगा कि सामान्य जन के लिए इतिहास का अध्ययन किस तरह आवश्यक है। देखो, हम भारत के नागरिक हैं और मैं समझता हूँ कि भारत के नागरिकों के लिए इतिहास का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि उससे क्या होता है कि हमें अपने गौरवपूर्ण अतीत का ज्ञान होता है और हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हाँ, हम वास्तव में, हमारी संस्कृति एक महान संस्कृति रही है, हम अब एक महान संस्कृति की धरोहर हैं, या हमारी धरोहर एक ऐसी महान संस्कृति रही है जो विश्व में अपने आप में अनुपम रही है। आपने जरूर अध्ययन किया होगा, लेकिन कभी हम अपना गौरव का भाव हमें नहीं आता है। इसका उदाहरण मैं एक तरह से आपको इस तरह बताना चाहूँगा कि जब हम कोई भी बच्चा जब छोटा होता है, जब वो अपनी प्राइमरी स्टेज में होता है, जब वो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, अपनी नर्सरी यूकेजी उसमें जो अध्ययन करता है, अगर उस समय उसका जो अध्यापक है, जो उसके अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, यदि उसको उसी समय हतोत्साहित कर दें कि नहीं, तेरे बस का पढ़ना नहीं है, तू पढ़ नहीं सकता है, तेरे बस का पढ़ना है ही नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि वो बच्चा क्या आगे बढ़ पाएगा। और अगर बढ़ भी पाएगा तो उसका आत्मविश्वास हमेशा ही क्या रहेगा, कम रहेगा, कमतर रहेगा, और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास क्षीण होता जाएगा, और संभवतः ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि वो आगे पढ़ ही ना पाए। जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जब हम किसी बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, नहीं तो कर सकता है, निश्चित ही कर सकता है। जैसे हम नेपोलियन बोनापार्ट की किसी भी प्रकार से उसकी आलोचना करें या उसकी प्रशंसा करें, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जो कहा है कि असंभव शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, तो ये हमको ये प्रेरणा देता है कि वास्तव में कोई भी काम अगर व्यक्ति करना चाहे तो असंभव नहीं है। तो ये हमको क्या करता है, आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो हमारी जो गौरवपूर्ण संस्कृति है, गौरवपूर्ण जो अतीत हमारा रहा है, उसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमको जो हमारे इतिहास ने, जो हमारा इतिहास लिखा गया, इस ढंग से हमें प्रस्तुत किया गया कि अंग्रेजों ने हमें जो औपनिवेशिक इतिहास रहा, उन्होंने बार बार हमें डिमोरलाइज किया कि तुम भारतीय अपना शासन नहीं चला सकते हो, तुम असभ्य हो, तुम बर्बर हो, तुम्हारी सभ्यता कोई प्राचीन सभ्यता है ही नहीं, तुम एकदम ही क्या हो, गंवार, या ही कहते ब्लैक डॉग जो कहते थे, सुअर और ब्लैक डॉग की जो संज्ञा देते थे।
तो उन्होंने हमको बहुत बुरी तरह हतोत्साहित करने का प्रयास किया। क्यों? उनका उद्देश्य ये था कि जब इनका कॉन्फिडेंस लो रहेगा तभी ये हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारा हमको हमको मान देंगे, हमारी इज्जत करेंगे कि हाँ वास्तव में अंग्रेज क्या है, ये गोरी चमड़ी की क्या है, हमसे श्रेष्ठ हैं। और यही श्रेष्ठता का भाव अंग्रेजों ने हमारे अंदर कूट कूट के भर दिया और आज भी हम उस अंग्रेजों की श्रेष्ठता के भाव को आज भी छोड़ नहीं पाते। आज भी हम क्या करते हैं, ये समझते हैं जो अंग्रेजी थोड़ा बोल लेता है फराटेदार, उसको हम ये समझते हैं बहुत बड़ा विद्वान है। जबकि अंग्रेजी भाषा एक आपसी संवाद का एक विषय, एक माध्यम है। अंग्रेजी भाषा ज्ञान का पैमाना नहीं है। अंग्रेजी जानना ये है कि आप अंग्रेजी में संवाद कर सकते हैं, अपनी बात दूसरे को तक पहुंचा सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको अंग्रेजी आती है वो बड़ा विद्वान हो गया। लेकिन हमारे अंदर ऐसी धारणा बैठ गई है कि अंग्रेजी पढ़ा लिखा क्या है, अपने आप में बहुत बड़ा विद्वान है। तो ये अंग्रेजों ने जो हमें क्या किया, हमारी संस्कृति को हीन कहा, हमको कमतर कहा। आज भी हम उसी को मानते हैं और इस कारण क्या है कि आज भी अंग्रेजी हमारे लिए क्या है, अंग्रेजी पढ़ा लिखा एक विद्वान है। और हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से एक ऐसी हमारी मानसिकता बन गई है कि जो अंग्रेजी फराटेदार बोलता है हम उसको अलग से नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। ये अंग्रेजों ने हमारे अंदर कूट कूट कर भरा है। अब कैसे भरा मैं आपको समझाता हूँ। आपने बलबन का उदाहरण सुना होगा कि मध्यकाल में, सल्तनत काल में सुल्तान बलबन एक सुल्तान हुए। और सुल्तान बलबन के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बलबन सुल्तान बनने से पहले एक गुलाम था। ऐसा गुलाम जब इल्तुतमिश बगदाद में गुलामों के बाजार में, जहाँ गुलाम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, वहाँ जब गया तो इल्तुतमिश अपने लिए कुछ गुलाम खरीदना चाहता था। उसने कुछ गुलाम खरीदे तो उनमें से बलबन भी था। आपको ज्ञात होना चाहिए कि बलबन एक कुरूप ठिकना सा व्यक्ति था। ठिकना सा गुलाम था, ना देखने में अच्छा, ना ही उसका व्यक्तित्व तो ऐसा था कि कोई उसे आकर्षक हो, कोई उसे आकर्षित हो। तो ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने बलबन को नहीं खरीदा। बलबन चाहता था कि इल्तुतमिश उसको भी खरीद ले, लेकिन इल्तुतमिश को बलबन पसंद नहीं आया, उसने उसको नहीं खरीदा। फिर बलबन ने स्वयं इल्तुतमिश से प्रार्थना की और उसे कहा कि आप मुझे खरीद लें। इल्तुतमिश ने कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है नहीं, मैं क्यों खरीदूं। तो बलबन ने पूछा इल्तुतमिश से कि आपने ये जो गुलाम खरीदे किसके लिए खरीदे हैं। उसने कहा अपने लिए। तो बलबन ने इल्तुतमिश से प्रार्थना की कि मुझे खुदा के नाम पे खरीद लो। और ऐसी स्थिति में इल्तुतमिश ने सोचा जब ये बहुत ज़्यादा निवेदन कर रहा है, बहुत ही मिन्नत कर रहा है, तो इल्तुतमिश ने बलबन को खरीद लिया। अब आप सोच सकते हैं कि जिस व्यक्ति को एक गुलाम के रूप में भी कोई रखने को तैयार नहीं है, उसको अपना गुलाम बनाने के लिए तैयार नहीं है, वह व्यक्ति यदि सुल्तान बन गया, यदि नहीं बना है वो सुल्तान बना, तो आप सोच सकते हैं उस पर क्या उसकी मनोधारणा, क्या उसकी मनोवृत्ति रही होगी। बलबन जानता था कि वह एक साधारण गुलाम से क्या बना, सुल्तान बना है। इसीलिए उसका जो राजत्व सिद्धांत है वो इसी बात पर आधारित है कि वो कहता है कि राजत्व जो है आम जनता की वस्तु नहीं है। राजत्व को जो है आम जनता तक नहीं ले जाना चाहिए, अन्यथा उसका गौरव गिर जाएगा। उसका कहने का अर्थ क्या था कि अगर राजपद को इतना साधारण बना दिया जाए कि आम व्यक्ति भी सुल्तान बनने के सपने देखने लगे, तो उससे क्या हो जाएगा, राजपद की मर्यादा गिर जाएगी। ये बलबन ने क्यों कहा? बलबन जानता था कि वो एक गुलाम से सुल्तान बनना है और इससे प्रेरणा लेकर और गुलाम भी सुल्तान बनने की सोच सकते हैं। इसीलिए उसने क्या किया, अपने को ये कहा कि वो तो अफरासियाब, प्राचीन ईरानी राजवंश का एक राजवंश था। अफरासियाब एक योद्धा जो थे, अफरासियाब उसका वंशज। उसने अपने को कहा कि मैं अफरासियाब का वंशज हूँ और मेरे अंदर प्राचीन उससे क्या कि शासन करने की क्षमता है, शासन करने की योग्यता मेरे अंदर है, क्योंकि मैं एक उच्च कुल से हूँ। और यहाँ तक कि बलबन ये भी कहता था कि मुझे निम्न कुल के व्यक्ति को देख के मेरी बदन में आग लग जाती है। क्यों? उसको पता था कि मेरी तरह कोई दूसरा व्यक्ति भी कहीं सुल्तान बनने के सपने न देखने लगे। अब जो मैं कह रहा था कि अंग्रेजों ने किस तरह हमारे दिमाग में ये बात बिठाई कि आप हीन हो, अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विद्वान है, अंग्रेज जो है बड़े श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपने अधीनस्थों को चिल्ला चिल्ला के ये कहा कि कोई भी सुल्तान ऐसे नहीं बन सकता है, उसको उस पर दैवीय कृपा होनी चाहिए, उसको उच्च कुल का होना चाहिए, साधारण व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता। ये बातें उसने अपने
अधीनस्थों, अपने अमीरों, उनके मन में इतनी गहरी बिठाई कि आपको ताज्जुब होगा कि जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बना तो वो कभी भी बलबन के लाल महल में नहीं गया, क्योंकि बलबन ने उसके मन में इतनी गहराई से ये बात बिठा दी थी कि सुल्तान कोई साधारण व्यक्ति नहीं बन सकता है। और स्वयं खिलजी ने कहा, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि मेरे कुल में तो कोई ऐसा व्यक्ति हुआ ही नहीं है कि जो मेरे अंदर एक गौरव पहले से मेरे अंदर क्या हो, एक उसकी भावना हो, गौरव की भावना हो। और उसने कहा कि मैं वो बलबन के लाल महल में गया ही नहीं और न ही उसके सिंहासन पर बैठा। उसने कहा मैं उस सिंहासन पर कैसे बैठ सकता हूँ जिस पर महान सुल्तान बलबन बैठा करते थे। तो ये बात उनके मन में किसने बिठाई? बलबन ने। बलबन ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि राजत्व क्या है, राजपद क्या है, साधारण व्यक्ति सुल्तान नहीं बन सकता है। क्यों कहा? जबकि वो स्वयं एक गुलाम से सुल्तान बनना था। जब वो गुलाम से सुल्तान बना तो उसके मन में ये बात थी कि कहीं और गुलाम भी सुल्तान बनने की लालसा न पाले। अंग्रेजों ने भी ठीक यही किया। वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय स्वयं अपना शासन करने के लिए आगे बढ़ें और ये कहें कि हम अपना शासन स्वयं संभाल सकते हैं, अंग्रेजों तुम जाओ। इसलिए उन्होंने कहा कि अंग्रेज की श्रेष्ठ जाति है, जो श्वेत जाति की नस्ल क्या श्रेष्ठ है, और तुम ब्लैक जो नस्ल के हो क्या हो, तुम इतने योग्य नहीं हो, तुम असभ्य हो, बर्बर हो, तुम्हें शासन करना नहीं आता है। तो आप समझ सकते हैं इतिहास हमारे लिए क्यों जरूरी है। इतिहास किस तरह हमारे कॉन्फिडेंस को लो करता है, किस तरह हमें अपनी क्षमता से हीन बना देता है, क्षमता होने के बाद भी हमें क्षमता विहीन कर देता है। ये आप समझ सकते हैं। और आज जो हमको इतिहास पढ़ाया जाता है, हमको इस तरह पढ़ाया जाता है कि हमारी सभ्यता को हीन बताया जाता है, और जबकि कमियां सारी सभ्यताओं में रही हैं, सारे धर्मों में रही हैं, सारे उनमें कमियां रही हैं, लेकिन केवल विशेष भारतीयों को ही उसके लिए क्या किया जाता है, लक्षित किया जाता है, टारगेट किया जाता है। तो इतिहास हमको ये भी सिखाता है। एक और दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि किस तरह आम जो विभिन्न क्षेत्रों के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे कोई भी जो किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति जा रहा हो, उस पर कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे इतिहास का उपयोग करता है वो। मैं आपके सामने दो उदाहरण रखना चाहूँगा, एक नेपोलियन बोनापार्ट का और दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट के भतीजे लुई नेपोलियन का। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजनीति में नाम का कितना बड़ा महत्व है। आप समझते हैं कि राजनीति में नाम का कितना बड़ा महत्व है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि राजनीति में अगर मंत्री का बेटा किसी पद के लिए उठता है तो निश्चित ही उसको एक बड़ा फीडबैक मिलता है, बड़ा एक सपोर्ट मिलता है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, और साधारण परिवार से कैसे वो अपनी योग्यता और वीरता से वो न केवल फ्रांस का सेनापति बना, कि बाद में वो फ्रांस का प्रथम कौंसल भी बना, और प्रथम कौंसल के रूप में उसने फ्रांस में अनेक सुधार कार्य किए, और ये अपनी योग्यता के बल पर ही वो क्या बना, फ्रांस का इतना लोकप्रिय सम्राट बना कि उसकी लोकप्रियता वर्षों तक बनी रही। और आज भी मैं समझता हूँ कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट की लोकप्रियता आज भी कुछ ना कुछ अंशों में जरूर होगी। इतना लोकप्रिय सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट बना और उसका नाम इतना लोकप्रिय रहा कि बाद में 1848 में जब फ्रांस में फिर क्रांति हुई तो नेपोलियन बोनापार्ट का जो भतीजा था लुई नेपोलियन, वो राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बना, और उसने कहा कि नेपोलियन नाम ही अपने आप में एक कार्यक्रम है। अर्थात जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट अपनी योग्यता से या अपनी महत्वाकांक्षा से पहले प्रथम कौंसल बना, फिर सम्राट बन गया, ऐसे ही लुई नेपोलियन ने नेपोलियन के नाम को भुनाया और कहा कि नेपोलियन नाम ही अपने आप में एक कार्यक्रम है। कहने का अर्थ तो उसका ये था कि जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस के गौरव को बढ़ाया, ऐसे ही मैं भी बढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पीछे एक छिपा हुआ उद्देश्य ये था कि वो नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ही उच्च पद वो सम्राट बनना चाहता है, और वास्तव में वो बना। तो नाम का कितना बड़ा महत्व है वो आप समझ सकते हैं हमारे भारतीय राजनीति में, कि कई उसमें जो प्रत्याशी होते हैं वो नाम के कारण ही जीत जाते हैं, या उनके पीछे जो उनका बैकग्राउंड जो होता है वो बहुत बड़ा काम करता है। तो इतिहास हमको ये भी सिखाता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास केवल हमें इतने तक ही सीमित रखता है। इतिहास प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रहा है। ईएचकार ने कहा कि इतिहास क्या है। ईएचकार एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने बताया है कि इतिहास क्या है, अतीत और वर्तमान के बीच निरंतर चलने वाला संवाद।
अर्थात हम क्या करते हैं, अतीत की जो व्याख्या करते हैं वो वर्तमान के आधार पर करते हैं या वर्तमान को समक्ष रखकर करते हैं। अगर आज हम अतीत पर दृष्टिपात करते हैं तो हम आज वर्तमान को अपने सम्मुख रखते हैं और तब उसकी तुलना करते हैं। तो ऐसे क्या था, प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं में विभिन्न जो संस्कृतियाँ हुई उनके लिए इतिहास महत्वपूर्ण था। जैसे कि प्राचीन शाम के जो लोग थे उनमें इतिहास के प्रति बहुत जागरूकता थी। मिस्र के लोगों में इतिहास के प्रति इतनी जागरूकता थी, उन्हें पिरामिड बना लिए और आज वो हमारे सामने आज भी क्या है, उनके प्राचीन गौरव के हमारे पास उदाहरण हैं। वैदिक साहित्य में जो तमाम जो गोत्र मिलते हैं या तमाम जो सूत्र मिलते हैं उनमें हमें बहुत सारा इतिहास मिलता है। तो इस तरह इतिहास को हम समझ सकते हैं कि इतिहास हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये तो हुई आम व्यक्ति के लिए बात। और यहाँ तक जहाँ तक मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इतिहास किस तरह महत्वपूर्ण है, इतिहास में किस तरह हम इतिहास से प्रेरणा ले सकते हैं। गढ़ नरेशों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो गढ़वाल में जो श्रीनगर में जो राजधानी पंवार वंश की जिनका उद्भव चांदपुर गढ़ से हुआ और चांदपुर गढ़ के बाद जो कनकपाल से पंवार वंश की जो स्थापना हुई और बाद में जो अजयपाल ने पहले देवलगढ़ और फिर श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया, तो उसी अजयपाल के वंश में कालांतर में बहुत सारे राजा हुए। उन्हीं में एक राजा था महीपत शाह, और महीपत शाह की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था फतेहपत शाह अल्पवयस्क था, तो उसकी रानी जो कर्णावती थी उसने क्या किया, अपनी बेटे की संरक्षिका के रूप में शासन संभाला। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाह शाहजहां शासन कर रहा था। शाहजहां ने जब सुना कि गढ़ राज्य पर, जो कि एक छोटा सा राज्य था, उस पर एक रानी शासन कर रही है, तो उसने सोचा ये अच्छा अवसर है गढ़ राज्य को अपने अधीन करने का, और उसने अपने सेनापति नजावत खां को भेजा और नजावत खां ने क्या कर दिया, गढ़ राज्य पर आक्रमण कर दिया। किंतु रानी कर्णावती ने क्या किया, अपनी सूझबूझ से उसने न केवल कुछ समय के लिए, जैसे गर्मियों में मई जून में नजावत खां ने आक्रमण किया, तो रानी कर्णावती ने बरसात आने तक उसको बीच रास्ते में ही टाले रखा। उसको कहा कि हाँ, मैं अपने दरबारियों से, अपने मंत्रियों से मंत्रणा करी हूँ और मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ और तुम्हें क्या कर, तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर रही हूँ। तो उसने नजावत खां को रास्ते में ही रोक दिया। नजावत खां इसी इंतजार में रहा कि रानी कर्णावती आएगी और उसको उसकी अधीनता स्वीकार करके उसको भेंट दे करके क्या करेगी, खुश करेगी, और वापस वो गढ़ राज्य को अपने अधीन करके शाहजहां को अपनी वीरता की कहानी सुनाएगा। परंतु क्या हुआ, रानी कर्णावती ने नजावत खां के बारे में पास जब अपना दूत भेजा, तो उस दूत ने की तो यही बात कि रानी कर्णावती तुम्हारी अधीनता स्वीकार करना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ उस दूत ने क्या कर दिया, नजावत खां की सेना का जायजा ले लिया कि इसकी सेना कितनी शक्तिशाली है और उसके किस तरह जहाँ पर सेना टिकी हुई है उसके आसपास की लोकेशन स्थिति कैसी है। जब वो दूत गया तो लगभग 1-2 महीने तक रानी कर्णावती ने उसको वहीं पर उलझाए रखा। जैसे बरसात आरंभ हुआ तो रानी कर्णावती ने नजावत खां पे आक्रमण कर दिया। नजावत खां की सेना, क्योंकि पहाड़ी राज्य होने के कारण क्या था, नजावत खां की सेना को पहाड़ी क्षेत्र का कोई अनुभव था ही नहीं। नजावत खां की सेना चारों ओर से घिर गई और अपनी जान बचाने के लिए रानी कर्णावती ने कहा कि भाई वही व्यक्ति अपनी जीवित जा पाएगा जो अपनी नाक कटवाएगा। और इस तरह यद्यपि ये एक किंवदंती बन गई, लेकिन इस तरह क्या हुआ कि नजावत खां को अपनी नाक कटा करके, अपनी बेइज्जती करके, अपनी जान बचा करके वहाँ से भागना पड़ा। ये उदाहरण यद्यपि शाहजहां ने नहीं दिया है, लेकिन मनुची जैसे कई इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है। तो ये भी अपने आप में इतिहास की एक बड़ी घटना है कि किस तरह हमारे इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। मुगलों को किस तरह महिमान्वित किया गया और उनकी जो हार हुई, एक रानी से, एक छोटे गढ़ राज्य की रानी से उनकी हार हुई, उसको स्पष्ट करने का प्रयास ही नहीं किया गया है। क्योंकि हमें क्या करना था, हमें हर स्थिति में मुगलों को महान बनाना था। तो ये इतिहास की बहुत सारी त्रुटियां भी हैं, इतिहास को बहुत सारी समझने का तरीका भी है। और एक लिखने में ये जो मैंने आपको ये घटना सुनाई, ये इसलिए सुनाई कि किस तरह हमारे समक्ष इतिहास को प्रस्तुत किया जाता है, उसकी कमियां छुपाई जाती हैं और अच्छाइयाँ केवल अच्छाइयाँ बताई जाती हैं। इतिहास में अकबर से अच्छा उदाहरण किसी का नहीं हो सकता है। अकबर के बारे में 3 इतिहासकारों का उल्लेख करना चाहूँगा। एक अबुल फजल, जिसने अकबर को एक कामिल, इंसानों में श्रेष्ठ समझा और उसकी कमी को भी एक अच्छाई के रूप में प्रस्तुत किया। अबुल फजल लिखता है कि
आप सभी जानते हैं कि अकबर क्या था, अनपढ़ था। लेकिन अबुल फजल अकबर की कमी को कैसे छुपाता है, वो कहता है कि अधिकांश जो पैगंबर हुए हैं वो क्या रहे हैं, अनपढ़ ही रहे हैं। उसको पैगंबर के समान बना दिया। ये अबुल फजल ने क्या किया, अकबर की कमी को भी अच्छाई के रूप में प्रस्तुत कर दिया। दूसरा इतिहासकार हुआ अब्दुल कादिर बदायूनी, जिसने क्या किया, अकबर की अच्छाई को भी बुराई के रूप में पेश किया। उसने अकबर की अतिशय आलोचना की है। आप समझ सकते हैं कि इतिहास किस ढंग से लिखा जाता है, किस ढंग से लिखा गया। अकबर ने जब जजिया माफ किया तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा कि अकबर ने अपनी रानियों के प्रभाव में जजिया को माफ किया। ये उसका क्या था, एक उसकी अच्छाई को भी बुराई के रूप में प्रस्तुत करने का तरीका। तो आप समझ सकते हैं इतिहास कैसे लिखा गया और कैसे हमें इतिहास को समझना है। तीसरा इतिहासकार हुआ एक, उसने क्या किया, उसने निजामुद्दीन अहमद, उसने एक संतुलित इतिहास लिखने का प्रयास किया है अकबर का। न तो उसने अकबर की अतिशय प्रशंसा की और न ही अतिशय निंदा। तो आप समझ सकते हैं कि इतिहास किस तरह हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया। विशेषकर जो मैं कहना चाह रहा था कि जो औपनिवेशिक शासकों ने, जो अंग्रेजों ने हमारा इतिहास प्रस्तुत किया, वो किस तरीके से हमारे समक्ष रखा, किस तरह हमें हर दृष्टिहीन बताया, ये अंग्रेजों का साथ लिखने का तरीका रहा। तो ये मैं आपको इतिहास की कुछ बातें बताई मैंने। ये बातें जो मैंने बताई वो किसके लिए बताई, ये थी सामान्य जो व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति हैं, जो इतिहास में खास रुचि नहीं रखते हैं या इतिहास जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तब भी मैंने बताया कि इतिहास का अध्ययन उनके लिए भी क्यों आवश्यक है। अब थोड़ा इस बात पर चर्चा करेंगे कि इतिहास का अध्ययन एक इतिहास के विद्यार्थी के लिए क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि इतिहास क्या करता है, हिस्ट्री इज मोर देन जस्ट डेट एंड नेम्स, इट इज द जर्नी थ्रू टाइम, a window into the past that shapes our present and guides our future। इतिहास क्या है, जो हमारे समक्ष एक ऐसी खिड़की है जो क्या करती है, हमारे अतीत को हमारे सामने रखती है, हमारे भविष्य का निर्माण करती है और फ्यूचर के लिए क्या करती है, एक दिशा निर्देश, एक मार्ग फ्यूचर का हमारे लिए क्या करती है, भविष्य का मार्गदर्शन करती है। इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम क्या करें, इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है कि जिससे हम अपने अतीत को समझ सकें, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। हम प्राचीन सभ्यताओं को समझ सकें कि विश्व में जो प्राचीन सभ्यताएं हुई, जैसे इजिप्ट, ग्रीस, रोम, जो प्राचीन जो सभ्यताएं हुई हैं, ये कितनी महत्वपूर्ण रही। देखो, आपको एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा, विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो यूनान की सभ्यता हो, चाहे वो रोम की सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं में हमारी सभ्यता कितनी अग्रणी रही है, आपको समझना पड़ेगा। इस बात को समझना आवश्यक भी, आप जानते भी होंगे। जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, विश्व में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिस सभ्यता में एक सुनियोजित नगर योजना थी। अर्थात कि विश्व में नगर तो और सभ्यताओं में मिले हैं, जो नगरीय सभ्यताएं थी वो और भी थी, लेकिन उन नगरों की जो स्थापना हुई, वो जो सुनियोजित ढंग से नगर बसाए गए, वो केवल हड़प्पा सभ्यता में बसाए गए, जिनकी एक मास्टर प्लान के अनुरूप जो नगर बसाए गए हड़प्पा सभ्यता में ही। केवल पूरे विश्व में हड़प्पा सभ्यता ही ऐसी सभ्यता रही है जिसमें नगरों की स्थापना एक सुनियोजित ढंग से की गई है। कितनी गौरवशाली संस्कृति हमारी रही है, कितनी गौरवशाली सभ्यता हमारी रही है, आप समझ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता क्या रही है हड़प्पा सभ्यता की, विश्व की सभी सभ्यताओं में केवल हड़प्पा सभ्यता ही ऐसी सभ्यता रही है जिसमें सुनियोजित जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम था, और जो पूरी विश्व की अन्य सभ्यताओं में कहीं नहीं मिलता है। जो जल निकास प्रणाली थी वो इतनी सुनियोजित थी, इतनी अच्छी थी कि पूरे विश्व में कहीं ऐसी जल निकास प्रणाली नहीं मिलती है। ये हमारी एक गौरवपूर्ण सभ्यता का एक महत्वपूर्ण तथ्य है ये। और इतनी महान सभ्यता के लोगों को अंग्रेज कहते हैं कि आप हीन हैं, तुम क्या हो, हमें डिमोरलाइज करते हैं। कितनी अफसोस की बात है। तो इस तरह क्या करता है, हमें इतिहास, हमें अतीत को समझने में सहायता करता है। जो मध्यकालीन इतिहास रहा, चाहे विश्व का हो चाहे भारत का हो, उसमें कई महान, या हम ये कह सकते हैं कई बड़े साम्राज्य स्थापित हुए हैं,
ये एक इसके इससे भी हमें इतिहास क्या करता है, हमारे मध्यकाल का भी ज्ञान देता है। मॉडर्न जो युग है, किस तरह विश्व में जो पुनर्जागरण हुआ, या भारत में जो आधुनिक युग में तमाम जो चीज़ें हुई हैं, उसमें जैसे हमारा ये भी है कि अंग्रेजों ने किस तरह भारत को अपने अधीन बनाया, किस तरह अपना उपनिवेश भारत में स्थापित किया। ये जानने का विषय भी है कि ताकि हम ये सबक लें कि अगर हम अपने को भूल जाएंगे, अपने अतीत को भूल जाएंगे, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना ही पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा, जब भी हम अपनी गौरवशाली परंपरा को भूल जाते हैं, जब भी हम अपनी क्षमता को भूल जाते हैं, हनुमान की तरह, कि हनुमान जी को जामवंत ने जब याद दिलाया कि का चुप साध रहे बलवाना, तो हमें निरंतर अपनी क्षमता को याद रखना है और किसी भी तरह अपने गौरवशाली अतीत को याद करते हुए आगे बढ़ना है। हमें कहीं भी क्या नहीं होना, सुप्त नहीं होना है, सुप्तावस्था में नहीं जाना है। अन्यथा फिर क्या हो जाएगा कि कोई दूसरी शक्ति आकर के हम पे क्या करेगी, शासन करना आरंभ कर देगी। हिस्ट्री क्या करती है, हमको लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, त्रुटियों से सिखाती है कि जो हमने अतीत में भूलें की हैं, दोबारा ऐसी भूलें न करें हम। जैसे हमने भूलें, क्या भूल की कि हमारे किस तरह अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, दो भारतीय शासकों को लड़ा दिया और एक को अपनी सैनिक सहायता दी, दूसरे को पराजित कर दिया, बदले में उससे उसका राज्य भी लिया और धन भी लिया, फिर बाद में उसी को दूसरे से लड़ा दिया। तो किस तरह अंग्रेजों ने यह षड्यंत्र रचा कि भारतीय शासकों को भी आपस में लड़ा दिया, एक को सैनिक सहायता दी, दूसरे को पराजित कर दिया, फिर उसका राज्य आपस में बांट लिया, फिर उससे धन लिया, फिर जिसको सहायता दी थी फिर उसको किसी और के साथ लड़ा दिया। तो ये तमाम जो भूलें हुई हैं, चाहे वो राजनीतिक भूलें हों, चाहे वो आर्थिक जो समस्याएं हुई, किस तरह भारत का धन विभिन्न तरीकों से इंग्लैंड गया, अंग्रेजों के वेतन के रूप में, अंग्रेजों की पेंशन के रूप में, अंग्रेजों ने जो सामान, जो व्यापार की सामग्री यहाँ से खरीदी, यहीं के धन से, और वो इंग्लैंड में बेची, तो फिर उसका धन वापस नहीं आया। ये तमाम जो भूलें हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि 1800 ईस्वी तक पूरे विश्व में, हम ये कह सकते हैं कि 1750 ईस्वी तक पूरे विश्व में भारत के कुटीर उद्योग ही सर्वश्रेष्ठ थे और भारतीय माल की विदेशों में बहुत मांग थी। आपको यह, आपने संभवतः पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि यह जानकर आपको ताज्जुब भी होगा कि 1720 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद ने एक ऐसा कानून पारित किया जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि इंग्लैंड में जो व्यक्ति भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। और इस तरह इंग्लैंड में जो है भारतीय वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों? उस समय क्या हो रहा था, उस समय तक ये हो रहा था कि जो अंग्रेज भारत से जो माल खरीदते थे, उसके बदले उन्हें बड़े पैमाने पर सोना चांदी देना पड़ता था। और उस समय क्या था, इंग्लैंड का धन भारत आ रहा था, जो धन का प्रभाव था वो भारत की ओर था। जो बाद में क्या हो गया, अंग्रेजों के, जब अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना दिया, भारत पर अपना शासन स्थापित कर दिया, तो फिर यहाँ का जो धन था वो इंग्लैंड जाने लगा। लेकिन 1720 तक स्थिति क्या थी, उल्टी थी, इंग्लैंड का धन भारत को आता था। ये भी हमें समझना चाहिए। सोशल जो इश्यूज हैं, जो सामाजिक समस्याएं जो रही हैं, किस तरह हम आपस में ही बंटते रहे, हमारी जो सामाजिक जो कमियां रही हैं, किस तरह वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी, और उस व्यवस्था के जन्म पर आधारित होने से जो तमाम कमियां आई, हम जो आपस में खाई जो पैदा हो गई, उसने किस तरह हमें एक प्रकार से अवनति की ओर ले गई वो कमियां। तो बाद में जो सुधार हुए, आज भी उनकी आवश्यकता है। यद्यपि हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है समानता का, लेकिन उन प्रावधानों को लागू करने में आज भी उतनी सक्षमता से हमारी शासन व्यवस्था काम नहीं कर रही है। ये भी एक चिंतनीय विषय है। सामाजिक इश्यू बड़े प्रबल हैं हमारे भारत में, ये आपको समझना पड़ेगा। कैसे हम अपनी जो सांस्कृतिक विविधता को समझते हैं, कैसे उसको हम अपनी राष्ट्रीय एकता में उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हमें समझना चाहिए। देखो, हमारी सांस्कृतिक विविधताएं और सांस्कृतिक एकता कितनी महत्वपूर्ण है।
शंकराचार्य जी ने जो 4 मठों की स्थापना की, जिसमें उत्तर में बद्रीनाथ, जो 4 धाम या ज्योतिर्मठ, ये फिर जो पुरी, जो द्वारिका और जो रामेश्वरम, इन 4 पीठों की जो स्थापना की, तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए, हम संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। और देखो इसकी व्यवस्था भी कैसी है कि बद्रीनाथ में दक्षिण का, सुदूर दक्षिण का पुजारी नियुक्त होता है, रामेश्वरम में सुदूर उत्तर का, ताकि आपसी समन्वय बना रहे, हमारी सांस्कृतिक एकता बनी रहे। हमारी सांस्कृतिक, हमारा जो भारतीयता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू एक धर्म नहीं बल्कि हिंदू एक जीवन शैली है। तो जो भारतीय है, उन भारतीयों का एक जीवन शैली है, तम संपूर्ण भारतीयों की अलग सी जीवन शैली है। हमारा जो खान पान का तरीका है, हमारा जो रहन सहन का तरीका है, हमारी जो बोली भाषाएं हैं, वो हमें क्या करती हैं, एकता के सूत्र में पिरोती हैं। तो इस तरह हमारी जो कला और जो साहित्य है, वो हमें एकता के सूत्र में बांधता है। भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जो केवल भारतीय संस्कृति ही मैं कहना चाहूँगा, जो ये कहती है, जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में परिभाषित करती है, वसुधैव कुटुंबकम। ये भारतीय संस्कृति का ही मंत्र है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें क्या करती हैं, हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है वो हमें कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में भी जोड़ती है। ये भी हमको समझना चाहिए और इस रूप में हमको इतिहास को लेना चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें कि हमारे जो तमाम जो सांस्कृतिक विशेषताएं किस तरह में वैश्विक ग्राम, आज जो ग्लोबल विलेज कहते हैं, उस ग्लोबल विलेज की जो परिकल्पना है, जो है कॉन्सेप्ट है, वो हमारी भारतीय संस्कृति से ही निकला है। जो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, हमारी तो परिवार का है, एक वैश्विक परिवार, ये देन किसकी है, ये भारतीय संस्कृति की ही है। जो ग्लोबल कनेक्शन हम जो कहते हैं, जो आज ग्लोबल विलेज और ग्लोबल कम्युनिटी की जो बात होती है, उसका एक प्रकार से उसका जन्मदाता कौन है, भारतीय है। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति में ही वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है। हम किस तरह एक अच्छी सोच को डेवलप कर सकते हैं, एक आलोचनात्मक जो सोच होती है उसको कैसे उसको विकसित कर सकते हैं, किस तरह हम अतीत को समझ करके अपने विवेचना के द्वारा इतिहास को एक इतिहास का अध्ययन किस तरह हम विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये भी हमको इतिहास समझाता है। जैसे मैंने बताया ना कि अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से हम सबक लेते हैं और उन घटनाओं से सबक लेकर क्या करते हैं, हम उससे हम सीखते हैं कि किस तरह जो है क्या करता है, अतीत हमको सोचने को मजबूर करता है, हमको सिखाता है। ये मैंने गौरवपूर्ण शक्ति बात पहले बता दी। साथ साथ क्या होता है कि इतिहास हमको प्रेरणा भी देता है। जैसे मैंने पहले बता दी, ये बातें मैंने पहले बता दी कि किस तरह जो अतीत में कई महान व्यक्तित्व हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, वो हमारे लिए कैसे रोल मॉडल्स के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कैसे हमको आपस में एक सहानुभूति, अगर हम अपने इतिहास का अध्ययन करते हैं तो जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके लिए प्रति हमारी कैसे सहानुभूति पैदा होती है। ये तमाम जो विषय हैं वो हम क्या करते हैं, हमको इतिहास के वो विषय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। नए नए आइडियाज़, नए नए विचार हमें इतिहास से मिलते हैं। आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि हमारे जो साहित्य में जो पुष्पक विमान का जो वर्णन मिलता है रामायण में, उस पुष्पक विमान के उदाहरण ने ही हमें हवाई जहाज की खोज करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, नए आइडियाज़ दिए। तो ये सब क्या है, अतीत के अध्ययन से हमको एक नए विचार मिलते हैं। आपको ये भी आपने अध्ययन किया हुआ इतिहास के अंदर पुनर्जागरण का, तो यूरोप के लोगों ने क्या किया, प्राचीन ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन किया और उस अतीत के उस प्राचीन साहित्य से उनको सोचने की नई क्षमता मिली। हमारे साहित्य में तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं। सुश्रुत का नाम आपने अवश्य सुना होगा। गुप्त काल में सुश्रुत हुए जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी, जो हम आज उसको बड़े पैमाने पर यूज कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम सुश्रुत ने ही क्या किया था, एक व्यक्ति की सर्जरी की थी, उसके नाक में जो कट गया था तो उसके कहीं दूसरे भाग का मांस काट के उसके नाक पे चिपका दिया था। तो ये हमको क्या करते हैं, जो नए आइडियाज़ हैं वो हमारे इतिहास से हमको मिल करके हमको आगे बढ़ने के लिए नए खोज के लिए प्रेरित करते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप, ये इस पर मैंने पहले चर्चा कर दी है कि ग्लोबल सिटीजनशिप क्या है, कि किस तरह हम क्या करते हैं, वैश्विक नागरिकता की जो बात हो रही है वो किस तरह भारतीय संस्कृति ने ही उसको आगे बढ़ाया है। इतिहास हमको क्या करता है, फ्यूचर के लिए भी तैयार करता है, भविष्य के लिए हमको तैयार करता है कि कैसे हम भविष्य की समस्याओं का
भविष्य के लिए अपने को क्या करें, तैयार करें, और हमारा भविष्य क्या हो, उज्जवल हो। ये तमाम चीज़ें हम किससे सीखते हैं, इतिहास से। जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, अतीत में जो किस तरह जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, किस तरह हमारे साहित्य में नई नई तकनीक, या किस तरह हमारे साहित्य में विभिन्न तकनीकियों का वर्णन है, कैसे आज हम उसके आधार पर नई चीज़ें खोज सकते हैं, ये सब हम क्या करते हैं, इतिहास से सीखते हैं। तो इस तरह इतिहास हमको कई प्रकार से, इतिहास का अध्ययन महत्वपूर्ण बनाता है, और हमारे लिए मैं समझता हूँ इतिहास का अध्ययन वास्तव में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ताकि हम क्या कर सकें, इतिहास के द्वारा अपना वर्तमान बेहतर बना सकें, और अतीत को बेहतर बनाने में उसका सहयोग ले सकें। धन्यवाद।